पहले आपको दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी मरलेना, उनका एक बयान आया है, वो सुना देते हैं। उन्होंने वोट डाल दिया है दिल्ली में, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ये जो दिल्ली का चुनाव है, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। एक तरफ पढ़े लिखे, ईमानदार, काम करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ गाली गलौच, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई पर, सच्चाई पर, काम पर अपना वोट देंगे। दिल्ली के लोग बुराई को हराएंगे, दिल्ली के लोग गुंडागर्दी को हराएंगे। तो देखिए, आतिशी ने कहीं ना कहीं जो 2 दिन से लगातार देखा जाए तो प्रचार किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, गुंडागर्दी के आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री पर कई तरह के सवाल और आरोप लगाए गए। उसी को वो अपने जो अभी आज की अपील है वोट डालने के दरमियान, उसी को आगे बढ़ा रही हैं। हम बात कर रहे थे मुद्दों की, तो उसमें जो मुस्लिम वाला फैक्टर नज़र आया, जो पंकज जी ने बात की कि आप यूपी के चुनाव को, लोकसभा चुनाव को याद करिए, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ आए, यूपी के 2 लड़के साथ आए। तो बहुत लोगों ने कहा कि ये साथ आने के पीछे एक जो बड़ा फैक्टर है वो जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रही और उसके बाद जो उनके प्रति एक मुस्लिमों में खास तौर पर रुझान बदला, एक भरोसा उत्पन्न हुआ तमाम जो तबका है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कुछ कर सकती है या बीजेपी से लड़ाई केंद्रीय स्तर पर वही लड़ सकती है, तो कहीं वो जो मुस्लिम वोट है वो बिखरे ना। इसलिए भी तमाम जानकारों ने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने दोस्ती कर ली और उसका फायदा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में नजर भी आया। अब अगर उसको लेकर दिल्ली में लौटे तो दिल्ली में ये दोस्ती बरकरार नहीं रह पाई। जो लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ में लड़े थे, मगर साथ की साथ सीटें लोकसभा चुनाव में हार गए थे। तमाम लोगों ने कहा विधानसभा में साथ होते तो शायद फायदा मिलता, मगर ऐसा नहीं हो पाया। तो फिर सवाल यही खड़ा होता है कि जो लाभ उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल गांधी को साथ आने पर हुआ, क्या वो नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ सकता है दिल्ली में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही है और राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रचार भी किया, आप देखिए, वो भी एक सवाल पैदा करता है कि क्या आम आदमी पार्टी को जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और जैसा कि पंकज जी ने AIMIM के प्रमुख जो है असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया और उनकी पार्टी के बारे में जिक्र किया कि भाई 12 सीटों पर वो लड़ रहे हैं। सीलमपुर हो गई, मुस्तफ़ाबाद हो गई, ओखला जैसी सीटें जो आम आदमी पार्टी जहां ताकतवर नज़र आती है, वहां अगर वो वोट काटने में कामयाब रहते हैं, क्योंकि चर्चा में उनके प्रत्याशी हैं और तमाम कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिन पर जो दिल्ली के दंगे हुए थे उनके आरोप भी हैं, तो तमाम जगह उनके प्रति सहानुभूति भी है। तो मैं डॉक्टर JP सिंह आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें क्या टूट पॉसिबल है और उसका नुकसान क्या आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ सकता है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं जब सीलमपुर गया तो वहां जब मैंने बात की तो कुछ मुस्लिमों में मुझे ये रुझान नजर आया कि दिल्ली दंगों के बाद जो अरविंद केजरीवाल का रुख था, जो उनकी अपेक्षाएं थी कि वो उनके बीच आएंगे या उनके मुद्दे की बात करेंगे, उनके मन की बात करेंगे, वो उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बात की कहीं ना कहीं एक देखा मैंने नाराज़गी मुझे ओखला में नज़र आई और कहीं ना कहीं ऐसी नाराज़गी मुझे सीलमपुर और मुस्तफ़ाबाद के इलाके में, बाबरपुर के इलाके में भी नज़र आई। तो क्या उसके बाद ओवैसी साहब भी लड़ रहे हैं, उनके प्रत्याशी भी यहाँ पर लड़ रहे हैं, तो क्या मुस्लिम वोट में बिखराव हो सकता है और इससे क्या आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को नुकसान हो सकता है दिल्ली में? निश्चित निश्चित सौरभ जी, पंकज जी से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि इस बार जो मुस्लिम मतदाता है उसमें इस बात को लेकर के बहुत स्पष्टता नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाए या फिर वो कांग्रेस की तरफ रुख करे। ये बात तो देखिए निश्चित है कि मुस्लिम के पास विकल्प के तौर पर वो बीजेपी को तो शायद नहीं ही देखता है, लेकिन दिल्ली में ऐसे कुछ मुस्लिम जरूर हैं जो इस बार, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ऐसे कुछ मुस्लिम जरूर हैं जो मुस्लिम हैं, वो कुछ ना कुछ लोग विकल्प के तौर पर बीजेपी की तरफ भी जाएंगे, कुछ लोग, लेकिन आम आदमी की तरफ उनकी नाराजगी है। उसके कई सारे कारण हैं, तो ये कारण आप लोगों ने खुद भी गिनवाए हैं। उसके साथ साथ मुस्लिम नीति को लेकर के आम आदमी की कोई स्पष्टता ना दिखना, ये मुस्लिम समाज के बीच में इस चीज को लेकर के एक निराशा है।
उसके साथ साथ कुछ ऐसे मुस्लिम समाज के लोग जो पढ़े लिखे हैं, जैसे इनके ही निगम पार्षद जो जेल में बंद हैं, जो घटना हुई दिल्ली में, उसमें उनकी अस्पष्टता होनी या उनकी उसमें संलिप्तता पाई जानी, ये भी एक मुस्लिम ऐसे समाज के लिए खतरे की घंटी है, जो कहीं ना कहीं से ऐसे परिवार से आते हैं, ऐसे समाज से आते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। क्योंकि देखिए, जिस समाज में हमें रहना है, जिस व्यक्ति के, जिस सोसाइटी में हमें लोगों के साथ रहना है, उसमें फेस आइडेंटिटी ये अपने आप में क्राइसिस होती है, उस कम्युनिटी की क्राइसिस होती है, जिस कम्युनिटी से उस व्यक्ति की बिलोंगिंग होती है। आज मुस्लिम आइडेंटिटी के लिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो कि हम लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, पढ़ाने लिखाने वाले लोग हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी आइडेंटिफाई भी बच्चे हो जाते हैं जो जिस कम्युनिटी से जिनकी बिलोंगिंग होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी इस बार आम आदमी से नाराज जरूर है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं से सभ्य समाज से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखने की तरफ उनकी अपनी एक विचारधारा है। क्योंकि अगर देखिए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को देखेंगे, भारत सरकार को देखेंगे, तो मुस्लिम को लेकर के कोई उनका ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि उनको उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उनके साथ कोई अलग तरीके से बर्ताव किया जा रहा है। सामाजिक न्याय की अगर बात करेंगे, सोशल जस्टिस की अगर बात करेंगे, तो सरकार ने बहुत कुछ काम मुस्लिम समाज के लिए भी किया है। तो मुझे लगता है कि दो तरीके की नीति को लेकर के इस बार दिल्ली का मुस्लिम मतदाता जो है वो जरूर इस पर विचार करेगा। क्योंकि देखिए, मुस्लिम समाज के लोग भी दिल्ली में रहते हैं, उन्हें भी एयर क्वालिटी अच्छी चाहिए, उन्हें भी सड़क अच्छी चाहिए। ठीक है, आपको पता है देश का सबसे बड़ा मुस्लिम विश्वविद्यालय आपका दिल्ली में है, जामिया मिलिया है, जहां पे बहुत अच्छे छात्र पढ़ते हैं, अच्छे विद्यार्थी वहां पढ़ते हैं, अच्छे शिक्षक वहां कार्य करते हैं। उन्हें भी एयर क्वालिटी अच्छी चाहिए, उन्हें भी सड़क अच्छी चाहिए, उन्हें भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, अच्छा मेडिकल सुविधाएं उनको चाहिए। तो वो इस बात को भी लेकर के कहीं ना कहीं अपने मन में ये विचार जरूर लाएंगे। क्योंकि देखिए, जो दिल्ली सरकार का अपना एक भारत सरकार के साथ टकराव है, वो भी विकास कार्य में कहीं ना कहीं बाधा पहुंचता है। आप उस एरिया में गए होंगे, आपने देखा होगा कि उधर क्या डेवलपमेंट है, कैसी सड़कें हैं, कितना क्लीननेस है, कितनी सफाई है। तो क्या वहां पे जो मुस्लिम मतदाता रह रहा है, जो मुस्लिम वोटर रह रहा है, उसे क्या इन बातों की समझ नहीं? जो जामिया इस्लामिया में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्कॉलर हैं, क्या उन्हें इस बात की समझ नहीं? फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो इनका एक टकराव है, जो इनका हर मुद्दों पर लेकर के इस सरकार की अपनी एक बयानबाजी चलती रहती है, वो कहीं ना कहीं से विकास को बाधित करती है। विकास एक सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार दिल्ली में। तो मुझे लगता है कि ऐसे मुस्लिम परिवार के लोग जो कहीं ना कहीं अपनी समझदारी को देख, क्योंकि देखिए, कांग्रेस कहीं ग्राउंड पे दिख नहीं रही है, तो वो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के तरफ जाने की पूरी तरीके से कोशिश नहीं करेंगे, जिससे उनका मत कहीं ना कहीं से ठीक जगह ना पहुंचे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम वोटर्स में इस बार बिखराव जरूर होगा, लेकिन उसका कुछ फायदा मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार को भी मिलेगी और कुछ फायदा कांग्रेस को भी मिलेगा। बिल्कुल, कुछ फायदा आपने बीजेपी को होने की बात कही, जिस पर मुझे थोड़ी शंका लगती है। क्योंकि मैं जब घूमता हूँ ऐसी बस्तियों में जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा रहती है, चाहे वो ओखला की बात हो, सीलमपुर की बात हो, तो मैं उनसे सवाल पूछता भी हूँ कि आखिर भाई बीजेपी से क्या परहेज है, क्यों नहीं आप बीजेपी को वोट देते? भाई, जो आपने तर्क दिया कि तमाम केंद्र की योजनाएं चल रही हैं, उस पर कोई भेदभाव तो होता नहीं है, सबको बराबर मिलता है, चाहे वो आवास हो, शौचालय हो, और तो तमाम योजनाएं हैं, सबको बराबर मिलता है, चाहे राशन बटा हो, तो सबको सब कुछ बराबर ही मिलता है। तो उस पर उनका कहना होता है कि भाई, जिस तरह की बयानबाजी रहती है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से, इसलिए हमारे अंदर जो है वो भरोसा नहीं कायम हो पाता है कि ये पार्टी हमारे पक्ष में रहेगी या हमारे पक्ष में फैसले लेगी। उनके मन में ये शंका रहती है। तो उसके लिए अब बीजेपी को क्या करना होगा वो उसके नेता सोचेंगे।